नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और कार्यक्रम में आज बात होगी प्रदूषण की। साफ हवा न केवल हमारा हक है बल्कि हमारी जिंदगी का आधार भी है, लेकिन हमारी जिंदगी के इसी आधार पर इस वक्त प्रदूषण ने धावा बोल दिया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है, यानी कि पोल्यूशन ने रफ्तार पकड़ ली है। हाल यह है कि दिल्ली की सुबह हो या फिर शाम, हवा में धुंध आम सी बात है। सरकारें तमाम जतन कर चुकी हैं, हर बार दावे किए जाते हैं, कोशिशें की जाती हैं, लेकिन उन कोशिशों का असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और लोगों के जहन में सवाल यह है कि प्रदूषण के इस मर्ज की दवा क्या है, आखिर हवा को कैसे सुधारा जा सकता है। और केवल ये बात दिल्ली की नहीं है बल्कि यूपी के छोटे छोटे शहर भी प्रदूषण की इस मार से बेहाल हैं। आर्थिक राजधानी देश की मुंबई में भी प्रदूषण ने अपने पैर पसार लिए हैं। तो सवाल यह है कि प्रदूषण किस तरीके से हमारी सेहत पर असर डालता है और कैसे, क्या इसका कोई मौसम से भी कनेक्शन है, क्या ये मौसम को भी प्रभावित कर रहा है। तमाम पहलुओं पर आज चर्चा हमारी होगी। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस चर्चा में, लेकिन मेहमानों से आपका परिचय कराएं और चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम लोग विदेश में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। हम जब भी यहाँ 2-4-6 महीने के लिए आते हैं तो यहाँ पर देख के हमारे को डर सा लगता है। ऐसे लगता है जैसे हम अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने आ गए हैं यहाँ पर। चाहिए सरकार को। अभी तो देखो दिवाली के पटाखों पे हर बार ब्लेम करते हैं, इस बार वो तो बात अभी आई नहीं है, पर अभी से काफी है। तो दिवाली पे तो लगता है काफी हो जाएगा, दम घुटेगा। अक्टूबर महीने में 2-4 दिन को छोड़ दिया जाए तो दिल्ली को साफ हवा नसीब नहीं हुई है। हवा का मिजाज ऐसा बिगड़ा कि अब सांस लेना दूभर है। ये दिल्ली की सुबह का हाल है, जहां चारों ओर धुंध है। धुएं और धूल के गुबार ने हमारी सांसों को मुश्किल में डाल दिया है। नवंबर यानी कल से दिल्ली के अंदर डीजल की जो गाड़ियां हैं, पुरानी गाड़ियां हैं, बसेज हैं, उनका जो एंट्रेंस है वो बंद कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ देखा यह जाएगा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो, सीएनजी हो, बसेज हो और साथ के साथ BS6 वाली जो डीजल बसेज हो उनकी ही एंट्री दिल्ली में होगी। और अगर मैं अभी की बात करूं दिल्ली के अलग अलग इलाकों के AQI की, तो ITO में इस समय 333 AQI है जो वेरी पुअर की कैटेगरी में है। वहीं मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के पास 342 AQI है, वो भी वेरी पुअर की कैटेगरी में है। वहीं लोधी रोड जहां इस समय मैं खड़ा हूं, वहां इस समय 301 का AQI है, वो भी वेरी पुअर की कैटेगरी में है। दिल्ली के लिए ना तो स्मॉग का ये रोग नया है और ना ही इस जहरीली धुंध से लड़ाई के वादे इरादे नए हैं, लेकिन हर बार हालात वक्त से पहले बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अभी पूरा नवंबर बचा है, साथ ही दिवाली का त्योहार भी बाकी है। जब अभी से ये हाल है तो सोचिए आगे क्या होने वाला है। सर काफी लग रहा है, आंखों में जलन फील हो रही है, गले में भी जैसे अच्छा सा नहीं फील होता, जैसे फ्रेशनेस आनी चाहिए। जो प्रदूषण तो बहुत ज्यादा है। ये गाड़ियां इतनी हो गई हैं, इतनी गाड़ियां हो गई, हर इंसान के पास गाड़ियां हो गई हैं और जाम लगे होते हैं शहर में, उन्हीं का प्रदूषण ज्यादा। एसी घर घर में लगे हुए हैं, पराली का भी प्रदूषण तो है ही है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता का सारा हिसाब बिगड़ा हुआ है। दिल्ली और आसपास की बात करें तो या तो हवा खराब है या फिर बेहद खराब। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो मानक बनाए हैं उनके मुताबिक अगर वायु गुणवत्ता यानी AQI 0 से 50 के बीच है तो उसे अच्छा माना जाता है। 51 से 100 के बीच AQI को संतोषजनक माना जाता है और 101 से 200 के बीच AQI मध्यम कही जाती है। लेकिन दिल्ली हो या गाजियाबाद या फिर गुड़गांव, हर जगह ये आंकड़ा 300 के पार जा चुका है। मामला आउट ऑफ कंट्रोल होने के साथ सरकार ने सख्ती का दायरा और बढ़ा दिया है। प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने अब ये निर्णय लिया है
कि 1 नवंबर से दिल्ली में दूसरे राज्यों की डीजल बसों को एंट्री नहीं दी जाएगी। ये भी कहा गया है कि जो बसें हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रिक और सीएनजी हैं, जो कि दिल्ली और दूसरे राज्यों के बीच चल सकती हैं, या फिर वो BS6 की डीजल बसें हों जिन्हें परमिशन दी जाएगी। उसके अलावा कोई भी बस हो उसे दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। हवा में घुले इस प्रदूषण ने केवल हमारी सेहत पर धावा नहीं बोला है, बल्कि मौसम के हिसाब किताब पर भी असर डाला है। जानकार मानते हैं कि अक्टूबर के जिन दिनों में सुबह शाम सर्दी दस्तक देती है, उन दिनों में भी तापमान का ग्राफ बढ़ा हुआ है। यही नहीं, जानकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इस बार अल नीनो फैक्टर के साथ प्रदूषण की जुगलबंदी नया गुल खिलाने जा रही है। दिल्ली अपनी सर्दी के लिए पूरे देश में मशहूर है, लेकिन इस बार दिल्ली में उतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ने वाली जितनी ठंड यहाँ अमूमन पड़ती है। मौसम वैज्ञानिकों का साफ साफ कहना है कि इस बार दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड देखने को नहीं मिलेगी। इसके कई सारे रीजन हैं। पहला रीजन ये है कि इस बार एल नीनो ईयर है। मतलब एल नीनो ईयर में ये होता है कि जो समुद्र का तापमान है वो सामान्य तापमान से ज्यादा होता है। ऐसे में ठंड बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ती है। इसके अलावा प्रदूषण दिल्ली में एक बड़ा कारक बनेगा इस बार, जो कि कम कर सकता है ठंड को। और तापमान जितना गिरता है अमूमन जनवरी या फिर दिसंबर में, उतना इस बार तापमान में गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। प्रदूषण का मर्ज केवल दिल्ली और आसपास के इलाकों तक सीमित हो ऐसा नहीं है। ये मुंबई है जो समंदर के किनारे बसे होने के बावजूद प्रदूषण से जूझ रही है। मुंबई की आबोहवा का इस वक्त क्या हाल है, ये तस्वीरों से जाहिर है। मुंबई की समस्या है कि सारे बॉम्बे में आप देख रहे हो कि सुबह में शाम में इतना पॉल्यूशन है कि आदमी को बहुत दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। एजेड लोग हैं, उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, और ये प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट गवर्नमेंट को या किसी को भी ये करना चाहिए। साफ है, हवा के हालात बेहद नाजुक हैं। दिल्ली हो या मुंबई, प्रदूषण का घना साया शहरों पर मंडरा रहा है। ऐसे में सवाल है कि लोगों को मरीज बनाते इस मर्ज की दवा आखिर क्या है, क्योंकि अब तक न तो सरकार के कदमों का असर हवा पर नजर आ रहा है, न ही किसी भी तरह की पहल का असर दिखाई दे रहा है। और सवाल ये भी कि हवा और मौसम के इस बदले मिजाज से खुद को कैसे बचाया जाए। मनीष चौरसिया के साथ अनमोल बाली, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। तो सवाल बड़ा है और समस्या गंभीर। समाधान की खोज में सब जुटे हैं, लेकिन समाधान कारगर क्या हो ये अभी तक साफ नहीं है। आखिर वो कौन से उपाय किए जाएं कि इस प्रदूषण की समस्या से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाए। तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। डॉक्टर गुरफान बेग हमारे साथ मौजूद हैं, संस्थापक सफर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गुरफान बेग आपका। इसके अलावा डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बोर्ड मेंबर हैं CPCB और DPCC के। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर गुप्ता, आपका भी। डॉक्टर वली हमारे साथ सीनियर फिजिशियन मौजूद रहेंगे गंगाराम अस्पताल से। डॉक्टर वली आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मकरंद कुलकर्णी जी वेदर एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले मैं गुरफान बेग साहब का रुख करना चाहूंगा। गुरफान साहब, ये जो रफ्तार पकड़ी है अक्टूबर के, अगर शुरुआती 10 दिन को छोड़ दिया जाए, उसके बाद जो रफ्तार पकड़ी है पोल्यूशन ने, इसकी मुख्य वजह क्या देखते हैं आप? देखिए, अभी जो आने वाले 2 हफ्ते हैं ये दिल्ली के लिए काफी मतलब समस्या के लिए हैं। रीजन उसका क्या है कि इस बार मानसून भी लेट विड्रॉल हुआ है, तो सर्दी भी, जैसे आपने बताया कि सर्दी भी इतनी कम नहीं पड़ रही है, लेकिन ये सर्दी का इम्पैक्ट शुरू हो गया है और हवाएं बहुत धीमी हो गई हैं। लास्ट टाइम ला नीना था, और ला नीना के चलते जो लार्ज स्केल सर्कुलेशन होता है उसकी वजह से हमारी रिसर्च बोलती थी कि जो दिल्ली के अंदर इन दिनों धीमी हवाएं हो जाती हैं वो थोड़ी फास्टर हो गई। लेकिन अभी ला नीना तो चला गया, अभी हम एल नीनो में एंटर कर गए। ओनली चीज यही है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं गिरा तो जनवरी के अंदर, दिसंबर जनवरी के अंदर थोड़ा बहुत हवा में फायदा हो सकता है, क्योंकि उस टाइम फॉग जो है कम बनेगा और इंडो गंजेटिक प्लेन रीजन से पोल्यूशन ट्रांसपोर्ट नहीं आएगा। लेकिन अभी तो आने वाले जो 2 हफ्ते हैं, और पराली तो जितनी जलना है उतनी जलेगी। और दूसरा ये है कि इसका कोई एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, उसके ऊपर अगर हो गया और वेदर आपके फेवर में है, कंजीनियल है कि उधर से हवाएं आ रही हैं और 950 मिलीबार जो प्रेशर लेवल है उसके ऊपर अगर बिल्कुल तेजी के साथ चल रही है तो एयर क्वालिटी तो खराब होगी, अगर पराली का जलने का काउंट कम नहीं हुआ तो। आता हूं डॉक्टर साहब आपके पास। मैं डॉक्टर अनिल गुप्ता का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा।
डॉक्टर अनिल, आपका डेटा, सीपीसीबी का डेटा क्या इशारा कर रहा है, क्या संकेत दे रहा है इस समय? कौन से वो इलाके हैं दिल्ली एनसीआर के या आसपास के राज्यों के जहां सबसे ज्यादा मार देखी जा रही है इस प्रदूषण की, और आने वाले 2-3 दिनों में सिनेरियो और क्या हो सकता है? नमस्कार आपको सभी दर्शकों को। 38 के करीब मॉनिटरिंग स्टेशन है दिल्ली एनसीआर में, और आज किसी भी मॉनिटरिंग स्टेशन की आप रीडिंग को चेक करें तो सब वेरी पुअर में आ रही हैं। जैसे आपने बताया 0 से 50 अच्छी होती है, 51 से 100 सेटिस्फैक्ट्री, 101 से 200 मॉडरेट, 201 से 300 पुअर, 300 से 400 वेरी पुअर और 400 से 500 सीवियर। आज मैं भी देख रहा था शादीपुर में 376 हैं, कहीं 380 है, कहीं हैं। तो मैंने पहले भी शायद एक बार आपके चैनल पे कहा है, ये पोजीशन मुझे लगता नहीं जल्दी ठीक होगी। मैं देख रहा था डाटा, 29 तारीख का जो सरकार ने डाटा दिया है, स्टेबल बर्निंग पंजाब में 1068 हाईएस्ट जो रिकॉर्डेड किए हैं सरकार ने, 1068 स्टेबल बर्निंग। अब बेसिक क्वेश्चन आता है कि ये इन दिनों ज्यादा स्थिति खराब क्यों होती है। आपको बता दूं, एयर पोल्यूशन नॉर्मली 2 तरीके से होता है। एक तो एंथ्रोपोजेनिक होता है, मैन मेड, और एक नेचुरल होता है। मैन मेड होता है जो पर्यावरण को हम लोग, जो आदमी ने खुद उसको खराब किया, और दूसरा नेचुरल, जब आंधी आती है, तूफान आती है, ये सारी चीजें होती हैं। दिल्ली में अगर आप राउंड द ईयर देखें कभी भी, तो आपको जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है कभी भी आपको 100 से नीचे नहीं मिलेगा, ऊपर मिलेगा। अगर राउंड द ईयर आपको 100 से नीचे अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो सर्दियों में आप कह सकते हैं कि आपको 200 से नीचे हो। पूरी दिल्ली में अगर हम इसको चेक करें, दिल्ली पैरामीटर्स को, 8 पैरामीटर आते हैं, PM 2.5, PM 10, ओजोन, नॉक्स, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड। अगर मैं आज की रीडिंग देखूं तो PM 2.5 की हाईएस्ट रीडिंग है, वेरी पुअर। PM 10 की पुअर है। ओजोन, नॉक्स, सल्फर, ये सब सेटिस्फैक्ट्री या गुड की है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा जो आज की डेट में और जो पहले 1 महीने से चल रहा है, वो डस्ट पोल्यूशन या जो पर्टिकुलर मैटर है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो पराली से कर रहे हैं, जो डस्ट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि दिल्ली एनसीआर को जरूरत है मास क्लीनिंग की। ये सुन नहीं रहे कोई भी। सरकार एनफोर्समेंट पे ध्यान दे रही है। आपने भी रिपोर्ट दिखाया, ऑर्डर करा, ऑडिवन करो, विजिल करो। अरे सर, गाड़ियों का आपका सल्फर गुड में आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉडरेट आ रहा है। आप रिकॉर्ड चेक करो, जो सोर्स ऑफ PM 2.5 और PM 10 है उस पे, क्योंकि सरकार को खुद काम करना है जी। आप दिल्ली और एनसीआर में कहीं चले जाओ, आपको गड्ढे। अभी डाटा में देख रहा था, 3100 टन ऑलमोस्ट CND वेस्ट ऐसा दिल्ली में डेली जनरेट होता है, जिसकी यूटिलिटी नहीं है। करीब 10,000 के करीब जनरेट होता है, इनके पास क्षमता कुछ 6,000 कितने की है। तो जहां जहां अब ये विषय आता है कि इन दिनों ही क्यों होता है। इन दिनों ये हो सकता है कि वेदर, जैसे अभी पहले वक्ता ने बताया, वेदर की कंडीशन ये होती है, और ये जब हवा और डस्ट है वो नीचे ही लो लाइन पे रहती है और ये एक्यूमुलेट करती है। इसीलिए इस सीजन में हमेशा नेचुरल है। पर अगर आपने मास क्लीनिंग की, अगर पूरे साल आप 100 से कम करोगे तो आप 200 हो गए, कुछ कह सकते हो। आता हूं डॉक्टर अनिल, मैं आपके पास, मैं सीधे मकरंद जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। मकरंद जी, बार बार मौसम का जिक्र आ रहा है कि मौसम इसमें एक एग्रवेट स्थितियों को कर रहा है, तो इसकी वजह क्या है? क्या इसकी वजह हवाएं हैं, हवाओं को कम चलना है, या हवाओं की दिशा भी निर्धारित करती है कि हालात कैसे होंगे? सही है कि जैसे बेग साहब ने भी बताया थोड़ी देर पहले, तो कि दिल्ली में इस वक्त अगर हम बात करेंगे टोटल इंडो गैंजेटिक प्लेन की, तो वहां पे स्टेबल टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर हो जाता है, एकदम हवाएं थम जाती है। तो वहां पे जो पोल्यूशन तैयार होता है ना, वो कहीं डिफ्यूज नहीं है, मतलब बाहर नहीं जा सकता, एक्चुअली वहीं का वहीं रुकना शुरू हो जाता है जी। और ये इस टाइम का कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब हर साल आप देखिए कि कभी थोड़े 15 दिन पहले शुरू होता है, कभी 15 दिन बाद में शुरू होता है, बट पोल्यूशन आता ही है, एंड देन गवर्नमेंट टेक्स नॉर्म्स एंड ऑल, सो व्हाटएवर, मतलब जो भी चलते हैं। सो ये मेजॉरिटीली जो हो रहा है, ये जो वेदर की वजह से वहां पे पोल्यूटेंट्स ट्रैप हो जाते हैं जी। और यही रीजन है उसका। और आगे जाके देखेंगे, बेग साहब ने भी बताया कि अगले वीक, एटलीस्ट 1 वीक कुछ नहीं है, एक 7-8 तारीख के बाद थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। अगर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम लोगों को दिख रहा है वो अगर ऊपर से आ जाता है 7-8 तारीख को, तो थोड़ी वो बारिश करेगा, तो फिर वो PM 2 मतलब
जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाएंगे, थोड़ा सा 2-3 दिन के लिए रिलीफ उस वक्त मिल सकता है, इफ दैट WD कम्स, अगर वैसा हो जाता है तो। जी। और जो आपने मुंबई का जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, मुंबई में भी अभी थोड़ा स्टेबल टाइप, मतलब विंड्स आर वेरी लो, बट वहां पे ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारा क्लाउडिंग है, मतलब दिल्ली में, मुंबई में, पुणे, पूरे ये हमारे इंडिया के ऊपर ना, सेंटर से ऊपर तक क्लाउडिंग है। एक बार ये क्लाउडिंग थोड़ा हट जाएगा 2 दिन में, जी। तो आपको दिल्ली में भी टेम्परेचर ड्रॉप देखने मिलेगा 2 या 3 नवंबर से सडनली। और मुंबई में थोड़ा विंड चला, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, तो पोल्यूशन विल गो अवे। सो यही मैं कहना चाहता हूँ। जी, आपके पास आते हैं मकरंद जी, हम सीधे डॉक्टर वली का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर वली, जब पॉल्यूशन जैसे जैसे बढ़ता है, दिल्ली की सांसें उखड़ने लगती है। आपने सुना होगा, हमारी रिपोर्ट में भी लोग कह रहे हैं कि अनइजीनेस, ऐसा लगता है कि कुछ दिक्कत हो रही है। किसी को नेजल एरिया में दिक्कत है, किसी को थ्रॉट में दिक्कत है, किसी को आंखों में दिक्कत है, कोई फेफड़ों में दिक्कत महसूस कर रहा है, कोई छाती में भारीपन महसूस कर रहा है। अब ये पॉल्यूशन हमारे शरीर को किस किस रूप में, कैसे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है और कितना गहरा इम्पैक्ट करना है, ये समझना जरूरी हो जाता है। अनंत भट्ट जी, ये हर साल हम लोग करते हैं, फिर ऊपर से सब निकल जाता है। आप तो कहिए कि इंडिया में जो सर्वे हुआ है कनाडा का, लक्षण तो आपने बता ही दिए, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। अनएक्सप्लेन्ड ब्रेथलेसनेस में इसमें ऐड कर रहा हूँ कि बगैर किसी बीमारी के सांस फूलने लगता है, हेडेक होने लगता है, नाक में से पानी भी आ सकता है, नाक ड्राई भी हो सकती है, गले में खराश हो सकती है, खांसी आ सकती है। लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट बात कहना चाह रहा हूँ कि कनाडा की रिलायबल स्टडी हुई, उसमें इंडिया में, दिल्ली में 11.5 साल 11.2 इयर्स लाइफ के शॉर्ट हो रहे हैं हम लोगों के। हम लोग यमराज के पास 11.2 साल पहले चले जाएंगे, और पूरे इंडिया में जो एवरेज उन्होंने दिया था वो 9.5 इयर्स का दिया था। तो ये हम मौत से करीब हो रहे हैं। पोल्यूशन हो रहा है, हर साल हो रहा है। ज्ञानी लोग अपनी बातें बता रहे हैं, मैं इनको बहुत मोटी सी बात बता रहा हूँ। सख्ती से निपटना चाहिए स्टबल बर्निंग वालों से। और जो अभी तो दिवाली के गिफ्ट बटेंगे अनंत भाई, अभी दिवाली के गिफ्ट का जो ट्रैफिक होगा गाड़ियों का ना, जो गाड़ियां आप देखेंगे पन्नी में रैप गिफ्ट्स दिवाली के बट रहे हैं, गाड़ियां सब निकल रही हैं करोल बाग से, साउथ दिल्ली से, खूब बांट रहे हैं पूरी दिल्ली में गिफ्ट, उनका पोल्यूशन आएगा। और ये आ रहा है बाहर की बसों से, जिसको कि आपने अभी बात की कि बंद करने की बात हो रही है जी। ये आ रहा है एयरक्राफ्ट के टायर से और हमारी गाड़ियों के टायर से, जिसकी हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर जो सीधा ब्लड में जा रहा है, लोगों के दिमाग पे, लंग्स में, ब्लड में जा रहा है, उसको हम PM1 कहते हैं। अभी हम उसकी बात ही नहीं करते, हम 2.5 और 10 में ही उलझे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है जो हमारी लाइफ को, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम कर रहा है। और हमारे सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है थर्ड कॉज ऑफ डेथ जो COPD से हो रही हैं, वो उनका ये जनक है। तो बहुत बड़ा खतरा है। न इसमें एयर प्योरीफायर काम कर रहे हैं, न इसमें कमरे को बंद करके बैठना काम कर रहा है, इसमें घर में रुकना है, गाड़ियों को कम चलाना है। और छोटे बच्चों की अगर आप बात करें, जिन्होंने कोई भी पाप नहीं किया, वो बच्चे इसी हवा को इनहेल कर रहे हैं। और उनको क्या हो रहा है ये वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, वो ये भी नहीं कह पाते मुझे हेडेक हो रहा है। बच्चा खांस देगा थोड़ा बहुत, उसको, बच्चे को कुछ नहीं एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि वो मासूम बच्चा है। आपसे बात करके, डॉक्टर से बात करके वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। वी आर प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ पीपल। और ये सब हर साल बातें होती हैं, कहीं कुछ नहीं होता। इस बार तो बॉम्बे तक पहुंच गया, जैसा कि बहुत ही राइटली आपकी रिपोर्ट ने कहा, बॉम्बे तक पैर पसार लिए हैं। यस, इट इज एक्सपेंडिंग on those areas which are not seeing this menace। तो ये बहुत सीरियस मैटर है। इसकी जो एक फैक्टर से हम निपट सकते हैं, स्टेबल बर्निंग से, सख्ती से, और व्हीकल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमें अनुशासित होना पड़ेगा। डॉक्टर वली आपके पास, मैं आपके पास आता हूं। मैं अनिल जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। अनिल जी, जैसे डॉक्टर साहब ने प्रकाश डाला, कहा कि जो वाहनों का प्रदूषण है वो भी एक बड़ा कारक है, लेकिन जिन पार्टिकुलेट मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं उनमें क्या वाहन कंट्रीब्यूट करते हैं? जैसे आपने कहा कि जो वाहनों से जुड़ा पॉल्यूटेंट्स हैं वो तो संतोषजनक स्थिति के अंदर है।
देखिए तो फिर ये pollution सवाल किसी आता है भी कि तरीके गैस चैम्बर बंद क्यों रही है? दिल्ली एनसीआर के इलाके गैस चैम्बर बंद क्यों रहे हैं? मैंने अभी आपको बताया पहले भी कि 8 इसमें पैरामीटर होते हैं। जी। वाहनों का पॉल्यूशन भी है, पर आज की स्थिति की अगर बात करें, हाईएस्ट रीडिंग ऑफ चाहे PM 2.5 हो, PM 10 हो, ओजोन हो, नॉक्स हो, सल्फर हो, कार्बन ऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड, लेड। देखिए अभी केंद्र सरकार की नीति से जो डीजल और पेट्रोल में लेड फ्री हो गया है, तो आज लेड की रीडिंग नहीं आ रही हमारी। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर आज की रीडिंग आप चेक करें तो मॉडरेट है, सल्फर की गुड है। रीजन बीइंग जो मेजर कंट्रीब्यूशन अगर आज की बात करें तो वो PM 2.5 और PM 10 है। उसका मेजर 2 सोर्सेज हैं, दैट इज वन इज द डस्ट एंड अनदर इज द पराली। मैं ये नहीं कह रहा कि वेहिकुलर पोल्यूशन ही है, पर अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो उनकी स्थिति कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्टरी है। रीजन बताता हूं मैं आपको कि ईस्टर्न पेरिफेरल है। अगर आप दिल्ली की बात करें तो नॉन डेस्टिन कमर्शियल वाहन जो ज्यादा डीजल से चलते थे अब दिल्ली में एंट्री नहीं है, तो वो पैरामीटर में गिरावट आई है कहीं ना कहीं जो कुछ है। मेरा ये कहना है कि केंद्र सरकार काम करती है, ईस्टर्न पेरिफेरल बनाया, बाकी चीजें अभी 3,333 करोड़ में देख रहा था कल ही उन्होंने घोषणा की पराली मैनेजमेंट का। पराली के जो गट्ठन है वो थर्मल प्लांट में लगाए। एवरीथिंग, चाहे वो नॉक्स हो चाहे सल्फर हो, सबका कंट्रीब्यूशन है, पर जब मेजर कंट्रीब्यूशन इसी दिनों सर्दियों में ही क्यों बढ़ता है? मैं इसलिए पहले भी कहा, दोबारा बता रहा हूँ, इसलिए बढ़ता है क्योंकि दिल्ली को मास क्लीनिंग है। आप किसी भी सड़क पर चले जाइए दिल्ली की या NCR में चले जाइए, आपको जो पहले गर्मियों में आप डॉक्टर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली के जो डोमेस्टिक कारण हैं उनको एड्रेस करना जरूरी है, डोमेस्टिक कारण ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बजाय कि बाहरी कारणों के, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल मैं 2 चीजें कह रहा हूँ, ये भी ठीक है। 2 तरह से पोल्यूशन होता है, मैन मेड और नेचुरल। अगर आंधी आती है और नेचुरल है, प्रकृति के, मैन मेड है, पराली इज मैन मेड, एंड जो डस्ट दिल्ली से जनरेट हो रही है वो भी मैन मेड है। वो जब इस एनवायरनमेंट में एग्रीवेट होती है तो वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। आप ये देखिए दिल्ली में कभी भी AQI हमारा 100 से नीचे क्यों नहीं गया? क्योंकि दिल्ली की जो सिविक कंडीशन है वो पुअर है, वेरी पुअर है। आप अगर नॉन सीजन, आज ही आप ही देखें, आप बाकी सिटीज का देखिए, अगर नॉन सीजन जो ये इसको कह सकते हो कि आप दीपावली के आसपास इसको आजकल सीजन भी कह सकते हैं कि पर्यावरण पोल्यूशन का। चलिए मैं आता हूं अनिल जी आपके पास, मैं गुरफान बेग साहब का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। गुरफान साहब, एक बड़ी चर्चा जब भी बात होती है उपायों की, समस्या की, तो एक बड़ी चर्चा यह आता है कि कारक फैक्टर्स, किन फैक्टर्स को जिम्मेदार ठहराया जाए, उसमें किस फैक्टर का कितना योगदान है। अगर इसका तुलनात्मक अध्ययन होता रहा है या होता है तो उसके आधार पर आप क्या बताना चाहेंगे कि जो डोमेस्टिक कारण है वो ज्यादा जिम्मेदार हैं या फिर बाहरी कारणों का कितना कंट्रीब्यूशन है? क्या इसके ऊपर एक डिटेल्ड स्टडी हुई है? देखिए, हाँ, ये बहुत थोड़ा सा समय लगेगा। इसके अंदर मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बता देता हूं कि जहां तक ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है काफी चीजों में सोर्सेस को लेके सबके अंदर। ये PM 2.5 में अगर नॉर्मल स्थिति देखी जाए जिसमें पराली नहीं जल रही है लेकिन डस्ट जो हो रही है वही हो रही है सर्दियों के दिनों में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से PM 2.5 का 40% कंट्रीब्यूशन है, डस्ट का ओनली 20% है। जबकि अगर आप PM 10 देखें तो डस्ट का 52% कंट्रीब्यूशन है और ट्रांसपोर्ट का आपका 25% के आसपास है। तो ये थोड़ी सी 2 चीजें में बड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमको कि डिस्टिंग्विश करने के लिए, और बाकी चीजों का तो बेसलाइन लेवल ही कम है, इसलिए वो सेटिस्फैक्टरी और गुड में होता है। तो हमारी जो प्रॉब्लम समस्या है भारतवर्ष के जो बड़े शहरों की, वो पार्टिकुलेट मैटर की समस्या है, ना कि गैसेस पोल्यूटेंट की जो पश्चिमी देशों में होती है। अब ये तो बात रही आपकी अंदर के स्रोतों की, तो ये PM 10 और PM 2.5 को मैंने बता दिया। जब भी पराली जलेगी PM 2.5 पड़ेगा। हमारी जो ये 40 दिन की जो प्रॉब्लम है ये एडिशनल पराली जलने से आती है, लेकिन जो हमारा दिल्ली का अपना प्रदूषण है वो अपनी जगह है। ये तो बात हो गई आपके अंदर के स्रोतों की। अभी अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो सफर के अंदर ये अध्ययन करा गया है और पेपर्स भी हैं उसके अंदर के ग्रीष्म ऋतु के अंदर बाहर के प्रदूषण 15 से 25% के करीब बाहर से, यानी एयर शेड जिसको बोलते हैं, वहां से आता है, और सर्दियों में यही बाहर का प्रदूषण का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ के 30 से 35% के आसपास हो जाता है जी, जिसके अंदर की किसी दिन 50% भी हो सकता है, किसी दिन 60% बाहर से आ गया, किसी दिन 10% भी हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज
सर्दियों की ऋतु मानी जाए तो 30 इतना होता है। इस गणित को भी आपसे समझेंगे गुरफान बेग साहब, इसको भी समझेंगे कि गर्मी में बाहर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम क्यों है और सर्दी में वो ज्यादा क्यों हो जाता है। अब आज जो चर्चा हो रही है वो हो रही है प्रदूषण पर। अब हम सीधे रुख करेंगे मकरंद कुलकर्णी जी का, वेदर एक्सपर्ट, उनसे हम जानेंगे। अब सर, एक तो ये समझना चाहते हैं, क्या इस प्रदूषण और मौसम का कोई कनेक्शन है? क्या प्रदूषण का इफेक्ट मौसम की चाल, उसके चक्र पर पड़ता है? दूसरी बात वो ये, क्या प्रदूषण सर्दी को भी इम्पैक्ट करता है? पड़ता है, लोकल स्केल पे उसका फर्क पड़ता है। मतलब उसको एरोसोल, ये हम लोग उसको एरोसोल क्लाउड इंटरेक्शन, मतलब क्लाउड फॉर्मेशन में फर्क पड़ता है बहुत। मतलब वो है, मतलब इट इज कपल्ड, मतलब एटमॉस्फेयर पर आपके एरोसोल्स पे पड़ता है, मतलब पार्टिकल्स पे, पोल्यूशन पे। और पोल्यूशन का ये जो फिजिकल प्रोसेस है जो हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर की, उसके ऊपर फर्क पड़ता है। और दूसरा सवाल क्या था आपका, मिस कर गया जी? दूसरा सवाल मेरा ये था कि एक मौसम पर क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या सर्दी का जो टाइम ब्रैकेट है वो भी इससे प्रभावित होता है? क्या सर्दी के टाइम ब्रैकेट को भी ये कम कर रहा है? सर्दी के ब्रैकेट को हमारा क्लाइमेट चेंज कम कर रहा है मेनली जी। मतलब पूरा उसको, पोल्यूशन को उसकी जिम्मेदारी हम नहीं दे सकते। देयर आर मल्टीपल एंगल्स टू दैट, कि उसको मतलब सर्दी का जो ब्रैकेट कम हो रहा है और सडनली एकदम चिलिंग डेज 2-4 इतने बड़े आजकल आ जाते हैं कि लगता है बहुत आ गया। सो दैट इज लिटिल, उसको हम थोड़ा सा पोल्यूशन के साथ डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, उसको हम इसके साथ क्लाइमेट चेंज के साथ ही जोड़ सकते। और ये पिछले दिनों में जो फ्लक्चुएशन देखी गई है कि जब अक्टूबर की शुरुआत हुई थी तो लोगों को एकदम ठंडक महसूस हो रही थी एटमॉस्फेयर में, लेकिन जैसे जैसे अक्टूबर में दिन आगे बढ़ते गए तो फिर एकदम से तापमान में वो बढ़ोतरी देखी गई, फिर से वो गर्मी वाला फील लोगों के अंदर आने लगा। तो इस फ्लक्चुएशन की क्या वजह है? तो अभी क्या हुआ है, मतलब पूरे इंडिया पे ना क्लाउडिंग टाइप से, जो मतलब क्लाउडिंग है बेसिकली बहुत जगह पे। तो जब भी क्लाउडिंग हो जाती है ना तो मिनिमम टेम्परेचर थोड़े बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से सुबह की हमें ठंड लगती है ना, वो ठंड नहीं लगती है। तो जैसे ही मैंने बोला क्लाउड हट जाएंगे ना तो 2 दिन में, मतलब 2 तारीख से आपको एकदम सुबह का जो चिल है जो दिल्ली में फील होता है वो मिलना शुरू हो जाएगा। मैं आता हूं डॉक्टर मकरंद आपके पास। मैं सीधे इस समय डॉक्टर वली का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, अब 2 बातें मुझे आपसे जाननी है। पहली बात तो ये कि पोल्यूशन कैसे इंपैक्ट कर रहा है हमारी सेहत को, ये हमने जान लिया। अब इस सीजन के अंदर किन किन मरीजों की तादाद बढ़ जाती है? अब पोल्यूशन के साथ जब वेदर फ्लक्चुएशंस बढ़ जाते हैं तो क्या वो इस इंपैक्ट को और ज्यादा बढ़ा देते हैं? राइट, देखिए इसमें अभी तक तो हम बात करते रहते हैं और ज्यादातर लोगों को पता है कि साहब लोगों को सांस फूलने लगता है, सुबह को मॉर्निंग वॉकर्स जो जाते हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जब वो दौड़ते हैं मुंह खोल के तो सारा डायरेक्ट पोल्यूशन जाता है। अब इसमें नया जो एडिशन जो आपके प्रोग्राम के लेवल की चीज है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो हमारी सडन कार्डियक डेथ्स हो रही है ना, इसको भी पोल्यूशन से जोड़ा जाना चाहिए। इसमें पोल्यूशन का डेफिनेट रोल है क्योंकि पोल्यूशन ऑक्सीजनेशन से कनेक्टेड है बॉडी के। लंग्स का तो हाई सीओपीडी तो बढ़ ही रही है। और एक बात और मैं बता दूं इंटरेस्टिंग, वो ये है कि सिम्टम्स जो इस वक्त हैं वो नॉन स्मोकर्स के और स्मोकर्स के एक से हो रहे हैं लगभग, क्योंकि ये इतना ज्यादा बैड क्वालिटी इंडेक्स है एयर का। हमें शर्म आती है ये डिक्लेयर करते हुए कि हमारा जब कनाडा के जंगलों में आग लगती है 14.2 और 11.2 पे हाहाकार हो जाता है वहां, हम लोग सैकड़ों में बात करते हैं, हंड्रेड्स में। तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं भारत का एक नागरिक हूँ, प्राउडली हमने चंद्रयान छोड़ा है, ऐसा नहीं हम किसी से पीछे हैं, लेकिन ये जो स्तर हैं, जो लेवल्स हैं, ये बड़ा डिस्टर्बिंग है मेरे लिए एज ए डॉक्टर। छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा एस्थमा के अटैक्स और उनको ब्रोंकियोलाइटिस एक बीमारी होती है जो फाइन ट्यूब्स उनकी इन्फ्लेम्ड हो जाती है और वो एक परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है। इसके अलावा हेडेक है, ब्लड प्रेशर का बढ़ना है, गुस्से का आना है और लोगों को उल्टी हो रही है बगैर बात के उल्टी होना, और इसके अलावा हेडेक्स होना, इंडाइजेशन होना, और यहां तक मैं कहूंगा कि लीवर तक ये जा रहा है,
फाइन पार्टिकुलेट मैटर, जिसको हम अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, वो लीवर तक ब्लड के थ्रू जा रहा है। ब्रेन में लोगों को याददाश्त पे फर्क पड़ रहा है, हम ब्लेम करते हैं मोबाइल फोन्स को भी, लेकिन डिमेंशिया, हेडेक, अनएक्सप्लेन्ड हेडेक, अभी ये तो इम्पैक्ट हो गया। अब इससे बचने का उपाय अपने स्तर पर क्या? तरीका सख्ती होनी चाहिए प्रशासन की तरफ से। ये सब धुलमुल जो बातें होती हैं हर साल, हमारी इस गवर्नमेंट ने किया है कुछ ऐसा जिसको अभी डिस्क्राइब कर रहे थे, बहुत अच्छी चीजें डिस्क्राइब कर रहे थे, वो उसका इम्पैक्ट है। मास्क लगाने से भी कोई फायदा नहीं, और सांस फूलेगा, दम घुटेगा। YN95 मास्क, आई रिपीट, YN95 मास्क इसमें थोड़ा फायदेमंद है जी। इंडोर अगर रहें तो एयर क्लीनर का थोड़ा रोल है, अगर वो कमरा खुलता रहे तो एयर क्लीनर का, एयर फिल्टर का भी रोल खत्म हो जाता है, जब तक कि उसमें एब्जॉर्बेंट ना हो। बेस्ट यही है, अच्छा खाना खाएं, सादा खाना खाएं, व्यायाम करें, आयुर्वेद का इस्तेमाल करें, सादा बिल्कुल, और अपने को वेल हाइड्रेटेड रखें। अगर ब्लड प्रेशर, दमा और दूसरी बीमारियां जैसे हार्ट की बीमारी है, उसकी दवा पाबंदी से खाएं, नींद भर के सोएं। साहब एसी चल रहे हैं आजकल, एसी जी बिल्कुल, अक्टूबर के महीने में एसी चल रहे हैं। डॉक्टर वली आपके पास आता हूँ मैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, अब ये कहा जा रहा है कि अगली स्टेज जो ग्रैब की है उससे जुड़े जो नियम कायदे हैं उनको लागू किया जाएगा। केवल BS6 वाहनों की एंट्री यहां पर होगी, इसके अलावा CNG बसें ही चलेंगी, इसके अलावा EV व्हीकल्स ही चलेंगे, और भी जो कदम ग्रैब 3 से जुड़े हुए हैं उनको आगे आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जो नियम कायदे बनाए गए थे, ग्रैब की जो व्यवस्था बनाई गई थी, ये एक कॉस्मेटिक केवल उपाय के तौर पर इसको देखा जाए, या फिर ये कुछ रोल भी प्ले करते हैं? देखिए, ग्रैब एक पद्धति है जो दिल्ली और NCR में लागू है, ठीक है ये, पर मेरा हमेशा से मानना है ये सब कॉस्मेटिक वर्क है, एक्चुअल फायदा नहीं होने वाला। क्या कि पॉल्यूशन ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसपे राउंड द ईयर हमें काम करना है। मैंने आपको बात की, इतना डस्ट और ब्रोकन रोड्स हैं दिल्ली में, हैवी ट्रैफिक है फेस्टिवल्स में। आप मेरी बात को नोट कर लीजिए, आप ग्रैब 4 पे लागू पे मेरे से डिबेट कर में मुझे बुला लीजिए, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। मैं आज इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो ये विंटर का सीजन है, ऐसा डस्ट पार्टिकल मूव नहीं होते, डिस्पर्शन ऑफ एयर इज वेरी पुअर, और इतने हमें जो मूल कोज हैं, जो मूल सूत्र हैं पोल्यूशन का, जब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे। ग्रैब ठीक है, लागू कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सेफ्टी है, मेजर्स हैं, इमरजेंसी प्रावधान है, थोड़ा बहुत करते हैं, पर यही प्रावधान पिछले साल भी लागू हुए थे, ये उससे पहले साल भी लागू हुए थे। आप कितनी कोशिश कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है, लागू होंगे, कुछ ना कुछ लोगों को रिलीफ मिलेगा, लोग अपने घर से बाहर कम निकलेंगे, पर घर में भी इंडोर पोल्यूशन है। पर जब तक हम राउंड द ईयर लॉन्ग टर्म विजन नहीं होगा, जो मूल सोर्स हैं एयर पोल्यूशन के, उस पर काम नहीं करेंगे, आप देख लेना अगले साल भी यही स्थिति होने वाली है, उससे अगले साल भी होगी। जब तक आपने मूल सूत्र पे काम नहीं किया, उसको रिमूव नहीं किया। 3-4 मेन पॉइंट हैं, जो डस्ट हैं, और अभी तो एक विषय जो रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा, PM1 एंड लेस देन दैट, नैनो पार्टिकल की जिसकी बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा, डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पर, सबसे ज्यादा लंग्स को इफेक्ट डालते हैं। आपको पता है दिल्ली में करीब 1 करोड़ के करीब वाहन रजिस्टर्ड हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर, जो इन टायर्स हैं, जो तो उनसे फ्रिक्शन होता है। आप देखिए जो सड़क किनारे लोग रहते हैं, उनके लंग्स को चेक कीजिए, पता लग जाएगा। उसकी तो हम मॉनिटरिंग भी नहीं हो पा रही। चलिए, मैं आता हूं आपके पास। मैं गुरफान बेग जी का यहाँ पर फटाफट रुख करूंगा क्योंकि समय की कमी है। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि इतिहास हमें यही सिखाता है कि इतिहास से हम कुछ भी नहीं सीखते। क्या ये बात दिल्ली NCR के प्रदूषण के संदर्भ में पूर्णतः लागू होती है? पहली चीज। दूसरी चीज कि जिन लॉन्ग टर्म स्टेप्स की, स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं डॉक्टर अनिल गुप्ता, क्या आपको लगता है कि उस दिशा में कदम बढ़े हैं, या फिर हमेशा ये हल्ला हंगामा इस सीजन में मचता है और उसके बाद सब कुछ शांत? बस वही वाली बात है, जैसा गुप्ता जी ने कहा, ये बहुत सही है कि ये जो अभी चल रहे हैं क्रेप वगैरह, ये सब टेम्परेरी इमरजेंसी है। उसमें जो कुछ अस्थमा का जिनको अटैक होने या कुछ वाला है, उनको थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा, थोड़ा बहुत। लेकिन हमको अगर पोल्यूशन से निजात पाना है तो हमको वैज्ञानिक तौर से, यानी साइंस बेस्ड एयर शेड रिलेटेड जो मिटिगेशन पॉलिसीज हैं वो बनाना पड़ेंगी। और वो क्या है, हमको प्रायोरिटाइज करना है कि हमारा सबसे ज्यादा सोर्स कहां से आता है, एयर शेड दिल्ली का क्या है, वहां से कितना प्रदूषण आता है, कौन से सोर्स हैं जिनको कि हमको पहले अटैक करना है, नंबर 2 कौन सा करना है, 30 क्या करना है और कहां से करना है।
वही वाली बात है कि भाई अभी आप देख लीजिए कि ग्रेप आता है, ग्रेप की वजह से जो पीक पोल्यूशन है उसमें कमी आ जाएगी जी, लेकिन जैसे ही ग्रेप खत्म हो जाएगा, अगर नहीं होता तो पीक पोल्यूशन, अभी आप जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हमेशा तो इससे तो नहीं बंद कर सकते, आप वाहनों को हमेशा तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन जो रूल्स एग्जिस्ट करते हैं अगर आप उनको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करवाएं, यानी कि कपड़ा है उसको लगाएं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, इन दिनों कंक्रीट से रिलेटेड जो मिक्स होता है उसको कम करें, ऑल दोस चीजें अभी चीजें हैं जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आ गए, तो आपको लॉन्ग टर्म का फायदा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। छोटे छोटे पीसमिल मैनर में टेम्परेरी फायदे होंगे, इमरजेंसी सिचुएशन थोड़ी सी लेस इमरजेंसी हो जाएगी। मैं आता हूं गुरफान साहब आपके पास, समय की कमी है, मकरन जी का मुझे फटाफट रुक करना पड़ेगा। मकरन जी, एक बात और कही जाती है जब पॉल्यूशन की और इसकी मौसम की बात आती है कि एक ब्लैंकेट इफेक्ट की बात है कि हवाएं कम है ऊपर से पोल्यूशन हो गया, तो एक ब्लैंकेट इफेक्ट जो क्रिएट होता है वो भी हमारे इस मौसम को प्रभावित करता है। ये कितना प्रभावित करता है हमारे मौसम को? मकरन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी। सो ये तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है हमारे यहाँ पे, जैसे कि एटमॉस्फेयर जैसे स्टेबल हो जाता है तो सब कुछ वहाँ पे ट्रैप होना है, जो भी है जो भी पोल्यूटेंट्स है वो सब वहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। तो इसका मतलब जैसे बेग साहब ने भी कुछ देर पहले बताया था कि किस तरीके से उसका मतलब उसका सोर्स फाइंडिंग ये वो सब करके। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो कैरेक्टरिस्टिक को हम बदल नहीं सकते, जो वेदर का जो क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक है ना उसको हम चेंज नहीं कर सकते उस रीजन का। अभी कुछ दिनों बाद फॉग दिखाई देगा, सो उसको कंटिन्यूअसली ना, एक चीज है कि देयर शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग सिस्टम हैज टू बी सेट अप अक्रॉस दिल्ली एंड थ्रू आउट ईयर दैट हैज टू बी डन। जैसे अभी क्या हो जाता है, कुछ 2 दिन अभी आ गए बहुत पोल्यूशन आ गया, जैसे मुंबई भी 7th नाउ टुडे मुंबई 7th पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। तो 1-2 दिन के लिए हल्ला गुल्ला होगा, जैसे ही वो खत्म हो जाएगा एवरीबडी विल बी काम। सो ये नहीं होना चाहिए। इंस्टेंट इससे हो जाता है बहुत कम, बट लार्ज इम्पैक्टफुल कुछ चाहिए हमें। बहुत बहुत शुक्रिया मकरन जी आपका, साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे गुरफान बेग साहब का। अनिल जी शुक्रिया आपका भी, डॉक्टर वली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जितने भी मेहमान हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो छोटे छोटे स्टेप्स पॉल्यूशन बढ़ने पर उठाए जाते हैं इनका इम्पैक्ट होता है, उस दिशा में कुछ असर दिखाई देता है, लेकिन अगर वास्तव में इस समस्या का समाधान करना है तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी होगी, वो स्टेप्स लेने होंगे जो इस प्रदूषण की समस्या को समूल नष्ट कर सके। हमारे कार्यक्रम में आज इतना ही।